तो झारखंड में नक्सलियों की पकड़ कमजोर करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। झारखंड राज्य की कानून व्यवस्था पर पूर्व डीआईजी प्रशांत कंठ से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सुमित रॉय ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और आज हम बात करेंगे झारखंड, उसकी पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और किस तरीके से झारखंड और नक्सल का जो एक समानांतर चलते रहता है दोनों का नाम उस पर। और इस टॉपिक, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि इस पे बात करने के लिए हमारे साथ है रिटायर्ड डीआईजी प्रशांत कंठ सर। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत समाचार प्लस में। धन्यवाद सर, झारखंड लंबे समय से और आपके समय से भी जब आप थे पुलिस सर्विस में, उस टाइम से नक्सल को लेकर के बहुत ज्यादा उसका नाम बदनाम होता रहा है और कहीं ना कहीं अब जाकर के एक तरीके से नकेल कसने की जो बात हम कहते हैं कि पुलिस प्रशासन हो या फिर जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हो वो पूरी तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। उस समय से लेकर के अभी तक आपको कैसा लगता है कि नक्सल जो है वो कितना ज्यादा उसने झारखंड को बदला है? देखिए, मुझे सेवानिवृत्त हुए 7 साल हो गए। तत्पश्चात मैं 7 वर्षों से हिंदी साहित्य की सेवा में हूँ, इसलिए मैं इन प्रश्नों का उत्तर एक पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में देना नहीं चाहूँगा। अगर आप आम आदमी के दृष्टिकोण से मुझसे पूछें तो मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। जो पिछले 7 वर्षों का मेरा अनुभव है उसके आधार पर, न कि सेवा के अनुभवों के आधार पर। पहली बात। दूसरी बात, यह बराबर कहा जाता रहा कि नक्सली घटनाओं में कमी होती रही। घटनाओं की कमी का आकलन उनके द्वारा कारित घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर किया जाता रहा, लेकिन सच्चाई यह भी है कि ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनका पंजीकरण थाने में नहीं होता है या जिनका निपटारा मौखिक रूप से थाने में कर लिया जाता है, तो वो अप्रतिवेदित मामले रह जाते हैं। और समाज में पिछले 7 वर्षों का मेरा अनुभव है कि ऐसे 50% से अधिक मामले हैं जो निबंधित ये नहीं होते हैं या वादों में परिणत नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात यह है कि नक्सली यह समस्या रही है, इसके पीछे कई कारण भी रहे हैं। अब वह समय नहीं है जब सिद्धांत के लिए, नक्सलवाद के सिद्धांत के लिए कोई लड़ता है या कोई संगठन को चलाता है। अब यह पूरी की पूरी बातें अर्थोपार्जन तक सीमित हो गई हैं और कुछ अपराधियों का गिरोह बनाकर, जिसे कहते हैं फ्रेंचाइज लेना, तो इन नक्सली संगठनों का फ्रेंचाइज लेकर के धनोपार्जन का यह बढ़िया व्यवसाय चल पड़ा है। आप देखें कि जिन जिन क्षेत्रों में आर्थिक कमाई की संभावना होती है वहीं ये ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं। तब आप मुझसे यह पूछ सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में भी, जैसे अभी वर्तमान पश्चिमी सिंहभूम में के गोयलकेरा और अन्य क्षेत्रों में भी तो ये हैं, तो मेरा उत्तर यह होगा कि क्या अपने संगठन को जीवित रखने के लिए या उनके शीर्ष नेताओं को बचाने के लिए यह सुरक्षित स्थान नहीं होता है। पिछले दिनों हम लोगों ने एक नक्सलवाद से जुड़े एक संगठन के मुखिया की गिरफ्तारी भी देखी है, जो यहाँ रहते नहीं थे, बाहर से रहकर अपना गिरोह चला रहे थे और उनके नाम पर वसूली हो रही थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो यह मॉडल जो है, यह व्यावसायिक मॉडल है और इन लोगों का काम सिर्फ पैसा कमाना है, लोगों को डरा धमका कर पैसा कमाना है। और ऐसे कई दृष्टांत हैं जिनमें मैं सीधे रूप में तो नहीं कहना चाहूँगा, 2 कारण जो लोगों को जानना चाहिए।
पहला यह कि निचले स्तर पर यह अगर आपस में समझौता हो जाए कि तुम मेरे क्षेत्र में रहो, कुछ न करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम जो कुछ वसूलते हो उसका कुछ मुझे भी मिले, या फिर अथवा मुझे कोई या मेरे विभाग के लोगों को क्षति नहीं पहुंचाओ तो मुझे क्या आपत्ति है। इस तरह का प्रयोग भी काफी प्रचलित हो चुका है। तीसरा यह है कि अगर नक्सलवाद को कहा जाए कि काबू में है तो फिर इतनी अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति क्यों है। अच्छा, एक और सवाल ये भी है सर, जो अभी आप जिस चीज़ को लेकर के बोल रहे थे, और मुझे भी जहाँ तक लगता है झारखंड और नक्सल के बारे में जितना मैंने जाना है, जितना समझा है, कि एक तरफ तो जो आपने कहा कितने सारे अर्धसैनिक बल वहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं, और हमेशा हम देखते हैं हर दूसरे तीसरे दिन में कहीं ना कहीं आईडी ब्लास्ट होते रहते हैं और वहाँ पे किसी न किसी जवान की जान जाती है या तो वो घायल हो जाते हैं। लेकिन इससे इतर पुलिस एक अभियान चलाती है जिसमें नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की भी कोशिश की जाती है, और वो जो जितने भी ऐसे कुख्यात नक्सली हैं वो जब मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सरेंडर करते हैं तो उनको जमीन मिलती है, उनके बच्चों की पढ़ाई का ये मिलता है, जिम्मेदारी पुलिस लेती है। तो जितने लोगों को उन्होंने मारा नक्सलियों ने, या जिनके वजह से जिनके घर उजड़ गए, उनके लिए क्यों नहीं सोचा जाता है? यही तो विडंबना है। देखिए, यह तो भारत सरकार की योजना थी कि जो लोग मुख्य धारा नक्सलवाद के मुख्य धारा में हैं और ऐसे काम कर रहे हैं उनको किसी तरह समझा बुझा करके मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन विडंबना यह है कि आज आप देखिए कि जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या वो सक्रिय हैं? वो निष्क्रिय हो चुके हैं, लेकिन सारे इस योजना का सारा लाभ वो उठा रहे हैं, और जो सक्रिय हैं वो सक्रियता बनाए रखे हुए हैं। तो यह एक तरह से मैं कहूँ एक नागरिक की हैसियत से मैं कह रहा हूँ, यह योजना का दुरुपयोग है, कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं सर ये एक तरीके से मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि नक्सल में संगठन को आप ज्वाइन कर लो, उसके बाद जो भी कुकृत्य वो कर रहे हैं, उसके बाद से जिस तरीके से पूरे मतलब इस झारखंड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है या फिर यहाँ पे नक्सली अटैक्स हो रहे हैं, उसके बाद फिर आप समर्पण कर लो एक चीज को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई दृष्टांत हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह योजना होगी या इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यह वस्तुतः समस्या उत्पन्न हुई क्यों? क्योंकि प्रशासनिक उदासीनता रही और कुछ ऐसे कार्यकलाप रहे जिन कारणों से विकास नहीं हुआ, लोगों को न्याय नहीं समय पर नहीं मिला। जिन जिन कारणों से हो, हर परिस्थितियों में कारण अलग अलग होते हैं। आज भी यदि व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और पूरी सत्यनिष्ठा के साथ कार्य किया जाए, विभिन्न विभागों को का समन्वयन करके काम किया जाए, बिना किसी लोभ लालच के काम किया जाए, जनता की सेवा की भावना से काम किया जाए, निष्पक्ष रूप से काम किया जाए, तो क्यों नहीं होगा। सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने कहा चूंकि कि आप एक आम नागरिक के तौर पे जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल जो है वो आपके करियर से ही जुड़ा हुआ है। उस टाइम पे सोशल पुलिसिंग एक बहुत बड़ा टर्म है जो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लेकर के आज भी आता है समाज में। उस समय सोशल पुलिसिंग का क्या महत्व था और आज कितना ज्यादा जरूरी है सोशल पुलिसिंग? देखिए, सोशल पुलिसिंग भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट था जो धीरे धीरे राज्यों में आया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जनता के बीच विश्वास उत्पन्न करना और उसे बढ़ाना। आज भी आप मुझसे सहमत होंगे कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी अधिकतर जो जनसंख्या है उनका अभी भी पुलिस प्रशासन पर या ये राज्य सरकार पर भरोसा नहीं होता है, उनके अधिकारियों पर भरोसा नहीं होता है। इसलिए आज भी वो प्रासंगिक है। और उसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि जिस तरीके से करप्शन, जिसकी हम बात पहले भी कर रहे थे, करप्शन है, चाहे वो निचले लेवल पे हो चाहे ऊपर लेवल पे हो, ये कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि लोगों का आज भी जो है वो विधि व्यवस्था पे या कानून प्रशासन पे उतना ज्यादा विश्वास नहीं। देखिए, इसमें ये तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। सबसे पहली बात है पारदर्शिता जहां आएगी, जैसे मामले अगर पुलिस की ही बात करेंगे या आप योजनाओं की बात करें तो योजना कितने की है,
क्या काम होना है, कितना काम हुआ, संवेदक कौन है, यह आम लोगों को पता ही नहीं चलता है। सड़क बन जाती है तब एक पट्टिका लगती है कि फलाने फलाने थे, लेकिन जब कार्य हो रहा है या कार्य बीच में छूट गया, ठीक से नहीं हुआ, क्या उस पर कभी कार्रवाई हुई? इतने सरकार के खर्चे से इतने भवन बने, अब कहा जाता है उसकी प्रासंगिकता नहीं, सब जर्जर होकर टूट रहे हैं, हैंडओवर नहीं हुआ, तो क्या इसके जवाबदेह लोगों पर कोई कार्रवाई कभी हुई? सर, और अब थोड़ा सा मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल करना चाहूंगा। आपका जो पर्सनालिटी रहा है और जो आपके बारे में जिस तरीके से हम जानते हैं, वो ये है कि आप एकदम तेज तरार ऑफिसर अपने समय में रहे हैं और आपने कई सारे ऑपरेशंस में अपनी अहम भूमिका निभाई है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो आपको लगा हो कि आपको भी थोड़ा सा डर लग गया हो उस इंसिडेंट? नहीं, देखिए ऐसे कई उदाहरण हुए, विशेष करके पश्चिमी सिंहभूम में और बोकारो में और कई जिलों में हमने ऑपरेशन किया, और ऐसे कई मौके आए, कई अवसर आए जिसमें जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ ही क्षणों का फासला था। यह ईश्वर की कृपा थी कि मैं बचता चला गया और आपके सामने आज हूँ। मुख्यतः देखिए इन घटनाओं को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें जो बताया जाता था कि ये त्रुटियां नहीं करनी हैं, यदि आप स्वयं भी उसका पालन करें और अपने अधीनस्थ जितने लोग आपके साथ अभियान में गए हैं उनको प्रेरित करें और उन पर नियंत्रण रखें, तो आप कभी कोई दुर्घटना नहीं हो। मुझे यह बताते हुए गर्व होता है कि मेरे पूरे अभियान में, जितने वर्षों का अभियान रहा, आज तक मैंने जब तक सेवा काल थी, किसी भी एक टीम के किसी भी एक व्यक्ति को खरोच तक नहीं लगी, क्योंकि हम लोगों ने न स्वयं गलती की और न ही किसी को गलती करने दी। तो सर, एक और चीज़ ये कि अभी झारखंड के प्रेजेंट सिनेरियो में आप बेहतर जान रहे हैं और हम भी जिस तरीके से देखते रहते हैं कि आज से 10 साल पहले का झारखंड, जहाँ पे कुछ नामी गिरामी जो हम कहते हैं बदमाश अपराधी हुआ करते थे या गैंग्स चला करते थे, बट आज पूरा परसेप्शन चेंज हो गया है, पूरी स्थिति चेंज हो गया। आज गली गली में एक एक गुंडा या बदमाश घूम रहा है। इससे पुलिस को कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है और किस तरीके से इस चीज को रोकने के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरा तो यह मानना है, मैं पुनः कहता हूं कि मैं एक नागरिक की हैसियत से कह रहा हूं, एक अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी की हैसियत से नहीं कह रहा हूं। यह आम लोगों में यह धारणा है कि पुलिस अब कंफर्ट जोन में चली गई है। मैं पुलिस कह रहा हूं निचले तबके को लेकर के, ये बिल्कुल आराम तलबी के युग में चले गए हैं। कोई परिश्रम नहीं करना चाहता है और जब तक दबाव ना हो, और जितना आराम कर सके, इस परिस्थिति जब तक नहीं निकलेंगे, इस सोच से नहीं निकलेंगे और जब तक एक प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, तब तक इस पर नहीं हो सकेगा। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे हम क्राइम से निपटारे की बात करें या अगर हम किसी और कंफर्ट जोन से निकलना होगा। आज देखिए जो भी घटनाएं घटती हैं लैंड माइंस वाली, आप विशेष करके देखिएगा, दो चीज मैं बताता हूं कि या तो गाड़ियों से लौटते रहते हैं तो कंफर्ट जोन में हैं, वो पैदल भी लौट सकते थे, उनको कष्ट तो होगा लेकिन जान तो बचेगी। दूसरी बात कि अगर आप पगडंडी से या बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो होगा ही, आप क्रॉस कंट्री क्यों नहीं चल सकते हैं? ठीक है ना, उससे बचना होगा। दूसरी बात कि जब आप काम करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, तो लोगों का भरोसा होगा, तो सूचनाएं लोग स्वयं देंगे, जिसका अभाव है। और गिने चुने स्रोतों पर, सूचनाओं पर हम विश्वास करके धोखा खाते हैं, क्योंकि वैसी सूचनाएं फैलाई जाती हैं आपको जाल में फंसाने के लिए कई बार। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये, क्योंकि आपका साहित्य से भी एक, अभी आपने कहा कि 7 वर्षों से अच्छा खासा जुड़ाव रहा है, एक दो मतलब 2 पंक्तियां कुछ ऐसी जो आज के वर्तमान स्थिति में आप लोगों को बताना चाहिए। देखिए, एक छोटी सी कविता आपको सुना देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी में लोगों को अहंकार हो जाता है और अहंकार से विवेक नष्ट होता है। वह स्थिति वैसे ही है जब महासमर में पार्थ रथ पर सवार थे, उनके सारथी श्री कृष्ण थे। अगर श्री कृष्ण सारथी नहीं होते तो पार्थ की क्या गति होती? सारथी रथ पर बैठे व्यक्ति का विवेक होता है
और अहंकार में विवेक नष्ट हो जाता है। तो इस पर एक छोटी सी कविता मैं सुना देता हूं, जिससे अहंकार से बचना चाहिए हम सबों को। कि शंख नाद कर नित दिन किंचित मैं यह सोचा करता हूं, व्यर्थ न हो जाए या यौवन चिर यह चिंतन करता हूं। शोणित की जब धार बहे तब आग लगाया करता हूं, कुछ अद्भुत करने का मौका रोज तलाशा करता हूं। कुल के गौरव का टीका मैं नित्य लगाया करता हूं, हो जाए जन्म सफल बस आस लगाया करता हूं। किंतु अचानक झूठे दंभ के शर से घायल होता हूं, अहंकार की बलिवेदी पर नित्य न्यौछावर होता हूं। मित्रों ने भी दी आहुति अग्नि को प्रज्वलित किया, मेरे अंतर के दानव को यूं ही तो प्रस्फुटित किया। अग्निकुंड की रीत यही है, इसे चाहिए बस आहुति, चंदन नहीं सूखा मस्तक का कैसे लगाया भभूति। यौवन के इस दावा नल में मत पूछो यह सब कहां हुआ, शर के घाव नहीं चुभते हैं हाँ ऐसा ही तो यहां हुआ। मतांध दौड़ता रहता है मन जाने क्या कुछ खोज रहा, व्यक्तित्व के असमय अवसान का इसे नहीं कुछ बोध रहा। सहनशीलता को खोकर उच्छृंखल क्रोधित रहता हूं, निज चिता की ताप आग उद्भ्रांत क्लांत ही रहता हूं। मानवता मरती है देखो ऐसे ही रणभूमि में, नटवर नागर को तजकर ऐसे ही रणभूमि में। एक कविता में सर ने पूरे जीवन का सार एक तरीके से हमें समझा दिया। और जिस तरीके से प्रशांत सर ने बताया कि आज की जो पुलिसिंग है उसमें कहीं ना कहीं हमें वो सजगता लाने की भी जरूरत है, और जिस तरीके से पुलिस जो है वो अवेयर और ज्यादा हो जाए और अपनी गलतियों से सीखे, बिल्कुल, और कंफर्ट जोन से भी निकले ताकि बेटर रिजल्ट्स मिल सके। तो इसी तरीके से जितने भी झारखंड के तमाम लोग हैं उनसे हमारी भी ये अपील रहेगी कि आप समाचार प्लस को सबसे पहले जाकर के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस और इन तरीके के टॉपिक्स पे अगर आप और भी ज्यादा कंटेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ सुमित रॉय, समाचार प्लस रांची।